एक वक्त था कि कांग्रेस की छवि नेशनल पार्टी की थी, जो अब बिल्कुल सिकुड़कर क्षेत्रीय लगने लगी। आखिर इस दुर्गति की वजह क्या है? क्यों यह पार्टी कभी अंतर्कलह को लेकर चर्चा में रहती है, तो कभी विदेशी धरती पर देश के खिलाफ माहौल बनाने के आरोप इस पर लगते हैं। फिलहाल कांग्रेस कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की तनातनी झेल रही है, जबकि कांग्रेस हाईकमान इस विवाद से कन्नी काट रहे हैं। एक समय यही नज़ारा पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में लोग देख चुके हैं। लेकिन असल सवाल तो यही है कि कांग्रेस में साल दर साल ऐसे विवाद क्यों हो रहे हैं? ऐसी कौन सी बड़ी राजनीतिक चूक कांग्रेस कर रही है? इस वीडियो में हम कांग्रेस शासित राज्यों के बड़े नेताओं के बीच हुए विवाद और उनकी वजहों की तलाश करते हुए कांग्रेस के ढांचे के उन टूटे बिखरे रेशों को भी पड़ताल करेंगे, जो इस बड़ी पार्टी का कद लगातार बौना कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग अन्वेषी और आप देख रहे हैं India.com। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का विवाद अब तीखा होता जा रहा है। लेकिन हाल के वर्षों को याद करें तो कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसे विवाद लगातार हुए हैं। ऐसे विवादों ने पार्टी इमेज को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। कभी तो कांग्रेस को अपनी मौजूदा सरकार गंवानी पड़ी है या फिर चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। यह बात 2020 की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। 15 महीने पहले कमलनाथ सीएम बने थे, लेकिन वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया बागी हो गए। लेकिन सवाल यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बागी क्यों हुए? ये समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलें। एमपी में 2018 में राज्यसभा का चुनाव हुआ था। कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी और कमलनाथ सीएम बनाए गए थे। कमलनाथ के मंत्रिमंडल में सिंधिया को जगह नहीं मिली थी। तब सिंधिया ने कर्ज माफी जैसे वादों पर नाराजगी जताई। इस वक्त वहां दिग्विजय सिंह गुट हावी था। उसने सिंधिया को किनारे कर दिया। राहुल गांधी के करीबी होने के बावजूद पद न मिलने से सिंधिया की नाराजगी बढ़ गई। उन्होंने 22 विधायकों के साथ इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया। नतीजतन कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई और मध्य प्रदेश की कमान एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के हाथों में आ गई। जाहिर है, राज्य में हुई गुटबाजी को नजरअंदाज किया जाना केंद्रीय नेतृत्व की बड़ी नाकामी है। नतीजतन एमपी में कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी। 2020 में एमपी की यह कहानी आपने देख ली। अब चलिए चलते हैं 2021 में पंजाब की ओर। यहाँ भी उस वक्त कांग्रेस सत्ता में थी। बतौर मुख्यमंत्री वहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह थे और वही पंजाब कांग्रेस संकट का मुख्य केंद्र भी थे। उन्होंने सितंबर 2021 में सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के अंदर की खींचतान, खासकर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मतभेद और पार्टी नेतृत्व की नाराजगी कैप्टन के इस्तीफे की बड़ी वजह थी। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस ने पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कांग्रेस के अंतर्कलह की भरपाई नहीं हो सकी। नतीजतन 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। लेकिन इस स्थिति से कांग्रेस बच सकती थी अगर उसने अमरिंदर के इस्तीफे से पहले की गुटबाजी का हल ढूंढने की कोशिश की होती। पंजाब में कांग्रेस की गुटबाजी ने पार्टी को कमजोर किया। कई विधायक और मंत्री सिद्धू के समर्थन में आ गए थे, जबकि अमरिंदर का खेमा खूब सक्रिय था। उनके आलोचकों ने उन्हें अप्रभावी और अलग थलग बताया। अमरिंदर ने पार्टी से निकलकर पंजाब लोक कांग्रेस बनाई, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में कोई सीट नहीं जीत सकी। बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का रास्ता चुना। इसके साथ कई पुराने समर्थक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार देखने के बाद आइए चले 2023 में। यह राज्य है राजस्थान। यहाँ 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया था। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जबकि सचिन पायलट डिप्टी सीएम।
पायलट ही इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष भी थे, यानी राजस्थान के। नतीजतन पायलट को लगा कि वे चुनाव जीत में उनका मेन रोल है। नतीजतन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच टकराव शुरू हुआ। इस टकराव से कांग्रेस आलाकमान परिचित थे, लेकिन उन्होंने सार्थक हस्तक्षेप नहीं किया। सीएम और डिप्टी सीएम के बीच लंबे समय तक टकराव चला। यह टकराव 2020 में मंत्रिमंडल फेरबदल पर और बढ़ा। आखिरकार पायलट दिल्ली मानेसर से चक्कर काटे। ऐसे में गहलोत ने उन पर बीजेपी से साठगांठ के आरोप लगाए। गहलोत अपने ग्रामीण जाट आधार पर तने हुए थे, जबकि पायलट अपने युवा गुर्जर समर्थक की वजह से अड़े हुए थे। इन दोनों के टकराव हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। पायलट गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की कोशिश हुई। आखिरकार राहुल गांधी के हस्तक्षेप से सुलह हुई। पायलट को डिप्टी सीएम पद वापस मिला। सितंबर 2022 में अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए, लेकिन पार्टी के वन मैन वन पोस्ट नियम के कारण उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ा। जाहिर है ऐसे में सचिन पायलट को सीएम बनाया जाना था, पर अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों ने सामूहिक इस्तीफा देकर पायलट के सीएम बनने की राह में रोड़े अटकाई। यह सारा खेल आलाकमान मूक दर्शक की तरह देखते रहे। 2023 में राजस्थान की कहानी के बाद 2024 में महाराष्ट्र की ओर चलिए। यहाँ कांग्रेस के अंदरूनी कलह 2023 से ही शुरू में ही एमएलसी चुनाव और संगठनात्मक शैली को लेकर उभरी थी। फिर यह खुली बगावत की स्थिति तक पहुंच गई। यह टकराव प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी, टिकट बंटवारे और नेतृत्व पर भरोसे के संकट को भी दिखाता है। महाराष्ट्र में फरवरी 2023 में बाला साहेब थोरात ने कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता पद से इस्तीफा दे दिया था। थोरात ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे पत्र में लिखा कि वे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के साथ काम नहीं कर सकते और उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। थोरात की चिट्ठी के अंश मीडिया में भी लीक हुए थे। इस विवाद की मूल वजह एमएलसी चुनाव के दौरान थोरात के भांजे सत्यजीत तंबे और उनके पिता सुधीर तंबे का मामला था। पार्टी ने आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में सुधीर तंबे को टिकट दिया था, जबकि परिवार ने पार्टी को पहले ही संकेत दे दिया था कि चुनाव लड़ने की इच्छा सत्यजीत तंबे की है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में मैदान में उतरकर चुनाव जीत लिया। इससे कांग्रेस को बड़ी फजीहत हुई थी। इसके बाद कांग्रेस ने सुधीर और सत्यजीत दोनों को निलंबित कर दिया, जिस पर थोरात खेमे को लगा कि परिवार को निशाना बनाया जा रहा है और पूरा दोष उनके सिर पर बढ़ा जा रहा है। बता दूं कि यह निलंबन नाना पटोले की अगुवाई में हुआ था। थोरात का कहना था कि नाना पटोले के मन में उनके परिवार के प्रति नफरत है और वे जानबूझकर उनकी छवि खराब कर रहे हैं। उन्होंने शिकायत की कि प्रदेश नेतृत्व महत्वपूर्ण फैसलों में उनसे सलाह मशविरा नहीं करता, जबकि वे वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। थोरात ने यह भी आरोप लगाया कि अंदरूनी राजनीति में अफवाहें फैलाई गई कि वे और उनका परिवार भाजपा के संपर्क में हैं या वहां टिकट ले सकते हैं। वहीं नाना पटोले ने सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने गंदी राजनीति नहीं की और तंबे प्रकरण में जो भी कदम उठाए गए वे पार्टी अनुशासन के आधार पर थे। इस बढ़ चुके विवाद के बाद कांग्रेस हाईकमान ने मामले को शांत कराने के लिए मध्यस्थों को महाराष्ट्र भेजा और थोरात पटोले दोनों से बातचीत की। कुछ बैठकों के बाद दोनों नेताओं ने सार्वजनिक मंचों से ऑल इज वेल जैसा संदेश देने की कोशिश की, लेकिन ऑल इज वेल जैसी कोई बात थी ही नहीं। नतीजतन 2024 के विधानसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और वो महाविकास अघाड़ी में रहते हुए अपने खाते सिर्फ 16 सीटें जोड़ पाई। महाराष्ट्र की इस उठापटक के बाद 2024 में ही हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस के विधायकों ने बगावत कर दी थी। यहाँ का संकट वीरभद्र सिंह परिवार और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच की गुटबाजी से उठा था। 2022 का विधानसभा चुनाव वीरभद्र सिंह की विरासत पर लड़ा गया था, पर हाई कमान ने सुक्खू को सीएम बनाकर वंशवाद के आरोप से बचने की कोशिश की, जिससे पुराना खेमा नाराज हो गया।
यह नाराजगी इस कदर बढ़ी कि फरवरी 2024 में 3 इंडिपेंडेंट सहित कुल 6 असंतुष्ट विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और सुक्खू सरकार पर संकट आ गया। विक्रमादित्य सिंह ने सुक्खू पर विधायकों की अनदेखी का आरोप लगाकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान को बीच बचाव करना पड़ा। इसके बाद लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 4 सीटें कांग्रेस के हाथ से फिसल गई और अब 2025 में कर्नाटक का विवाद सबके सामने है। यहाँ के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार कांग्रेस आलाकमान को याद दिला रहे हैं कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। दरअसल 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच एक मौखिक सहमति बनी थी, जिसके तहत सिद्धारमैया को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद दिया गया था और शेष अवधि के लिए शिव कुमार को बागडोर संभालने की बात कही गई थी। लेकिन मियाद पूरी होने के बाद भी सिद्धारमैया सीएम पद पर डीके शिव कुमार को सौंपने के लिए तैयार नहीं हैं और दोनों के बीच तनातनी की राजनीति शुरू हो गई है। इस खींचतान ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप ले लिया है। दोनों तरफ से किए गए पोस्ट से पार्टी की अंदरूनी कलह सामने आ गई है। हाईकमान ने पहले दोनों नेताओं को आपस में मिलकर बात करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद दिल्ली में अंतिम फैसला होगा। दोनों नेताओं की नई दिल्ली में एक बैठक होने की संभावना है। जाहिर है कांग्रेस हाईकमान का उद्देश्य दोनों नेताओं को शांत कर राजनीतिक रूप से टिकाऊ व्यवस्था खोजना है, क्योंकि अब शिव कुमार की उपेक्षा करना कोई विकल्प नहीं रहा। जाहिर है कांग्रेस के नेताओं की बढ़ती महत्वाकांक्षा और पनपते असंतोष को पहचानने में कांग्रेस का आला कमान और उनकी कोर टीम नाकाम रही है। नतीजतन आक्रोश फूटता रहा, नेता बिदकते रहे। ऐसे समय में जो दूसरी पार्टियां कांग्रेस के अस्तित्व को कुचल देना चाहती रहीं, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के असंतोष को और हवा दी, साथ ही उनके लिए अपने यहाँ के द्वार खोल दिए। इससे कांग्रेस को बेशक बड़ा नुकसान हुआ। इसके अलावा सत्ता में आई पार्टी ने स्ट्रैटेजिकल तरीके से कांग्रेस को वंशवादी और देश विरोधी पार्टी बताने का काम करती रही। इसके लिए झूठ भी गढ़े गए और उन्हें सोशल साइटों पर जबरदस्त रूप से फ्लोट करवाया जाता रहा। इन सब को नजरअंदाज कर कांग्रेस ने बड़ी चूक की। कभी उसने इन दुष्प्रचारों का खंडन एग्रेसिव तरीके से नहीं किया। नतीजतन आज कांग्रेस हारी और बिखरी हुई पार्टी के रूप में सबके सामने है।